हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिक। आज अपन पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि भाई फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आए और इनका क्या लेना देना है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स का अगर आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं तो मैं कह सकता हूं कि अगर अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन अगर इंसान है तो फंडामेंटल राइट्स उस इंसान की रीढ़ की हड्डी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक माँ है तो फंडामेंटल राइट्स उस माँ का सबसे लाडला बेटा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक बाप है तो फंडामेंटल राइट्स बाप की सैलरी है। इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स जो है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बहुत ही बड़ा रोल है इनका, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फंडामेंटल राइट्स का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स है वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखे हैं। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हमें दे रखे हैं। ये सारी लिस्ट है फंडामेंटल राइट्स, इसमें डिफरेंट डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स है, सिटीजन्स के, नॉन सिटीजन्स के, सबके फंडामेंटल राइट्स इसको दे रखे हैं। ये जो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो पार्ट है ये है वो डायरेक्टली इंस्पायर्ड है से मैग्ना कार्टा 1215 जो कि किंग जॉन ने वहां के लोगों के लिए दिया था। अब मैग्ना कार्टा था क्या भाई? मैग्ना कार्टा भाई पहला रिटन डॉक्यूमेंट था जो कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता था, जो कि किसने दिया? किंग जॉन ने दिया। कब दिया? 1215 में दिया। किसके लिए दिया? वहां के इंग्लैंड के लोगों के लिए दिया। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया, 1689 में इंग्लैंड के लोगों के लिए एक बिल इनकॉर्पोरेट हुआ जिसका नाम था बिल ऑफ राइट्स। उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई थी। ठीक है, वहाँ के लोगों की राइट्स और वहाँ के लोगों की लिबर्टीज के बारे में बात की गई थी। फिर इससे इंस्पायर्ड होकर ठीक 100 साल बाद फ्रांस के अंदर वहाँ के लोगों के लिए डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन करके एक एक्ट को इनकॉर्पोरेट किया गया। उस एक्ट के अंदर भी राइट्स एंड लिबर्टीज, वहाँ के लोगों के बारे के राइट्स एंड लिबर्टीज की बात हुई थी। ठीक है, इन सबको देखते हुए अमेरिका को सोच में पड़ गया, अरे भाई यार कुछ करना पड़ेगा, अपने को भी कुछ करना पड़ेगा। ये तो साले इंग्लैंड और फ्रांस वाले, मतलब ये जो यूके है ये तो आगे बढ़ता जा रहा है, यूरोप जो है ये तो भैंस की टांग बहुत आगे जा रहा है, तो कुछ करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया अमेरिका ने? इन्होंने मैग्ना कार्टा से इंस्पायर्ड होके, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन से इंस्पायर्ड होके एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स के नाम का एक चैप्टर इनकॉर्पोरेट किया जिसका नाम था बिल ऑफ राइट्स। ये जो बिल ऑफ राइट्स है अमेरिका का फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, अमेरिका की फंडामेंटल राइट्स बिल ऑफ राइट्स के अंदर दे रखे हैं। अब इससे क्या पता चलता है कि इससे आपने अगर गौर किया हो तो एक बात पता चली होगी आपको कि अमेरिका जो था वो पहला ऐसा देश बन गया जिसने फंडामेंटल राइट्स को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। इससे पहले जो अपन ने बात की भाई, इंग्लैंड के लिए बिल ऑफ राइट्स आया, फ्रांस के लोगों के लिए एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स आया, ये जो मैग्ना कार्टा था, ये सारे थे। इन्होंने किसी ने भी फंडामेंटल राइट्स को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया। किसने दिया? अमेरिका ने सबसे पहले दिया। तो इससे इंस्पायर्ड होकर अपने जो फ्रेमर्स थे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर थे, अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को जिसने फ्रेम किया, जिन लोगों ने, उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स नाम का एक चैप्टर ऐड किया जो कि आर्टिकल 12 से 35 अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था फंडामेंटल राइट्स का एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन, छोटा सा इसके हिस्ट्री के बारे में अपन ने जान लिया। अब अपन जानेंगे कि भाई फंडामेंटल राइट्स इतने ज़रूरी है क्यों। अपन क्यों गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं भाई मेरे फंडामेंटल राइट वॉलेट कर रहा है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, इससे दूर रहे, समझाना, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक नागरिक को अपनी ही गवर्नमेंट से प्रोटेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो मेजोरिटी से बनती है। जब मेजोरिटी से बनेगी तो वो रूल्स अपने हिसाब से बना के लोगों को एक्सप्लॉइट भी तो कर सकती है, उनके राइट्स को वॉयलेट भी तो कर सकती है। तो इन सबसे बचने के लिए फंडामेंटल राइट्स जरूरी है। दूसरा, ये गवर्नमेंट की पावर को रेस्ट्रिक्ट करता है। गवर्नमेंट अपनी पावर को मन मर्जी के हिसाब से यूज ना करे, अपनी पावर को आर्बिट्रली यूज ना करे। इससे बचाने के लिए फंडामेंटल राइट्स जरूरी है। दूसरा, ये लोगों को मोरल वैल्यू प्रोवाइड करती है। तीसरा, ये लोगों की स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में हेल्प करती है। ठीक है, अब आप पूछोगे भाई फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों बोलते हैं? तो इनको फंडामेंटल राइट्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक इंसान की मोरल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए इन राइट्स से आगे फंडामेंटल ऐड किया जाता है, मतलब बेसिक राइट्स ऑफ ह्यूमंस। ठीक है,
अब फंडामेंटल राइट्स जरूरी क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट फंडामेंटल जो राइट्स जब इनकॉर्पोरेट किए गए थे तो ये गवर्नमेंट के लिए मैसेज था कि दैट देयर आर सम राइट्स एंड लिबर्टीज विच मस्ट बी रेस्पेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, इसलिए ये इतने ज़रूरी है, इसलिए इनको इनकॉर्पोरेट किया गया था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि भाई एक केस की बात करते हैं, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस सुबोध गोपाल बोस। इस केस के अंदर क्या बोला गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अपन गवर्नमेंट को रोक सके आर्बिट्रली एक्शन लेने से। ठीक है भैया, अब आते हैं अपन, क्या भैया फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? जी हाँ, फंडामेंटल राइट्स को आराम से रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, और रेस्ट्रिक्ट नहीं, उनको रिमूव भी किया जा सकता है। ये कौन से केस में बताया? ये बताया गया था AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास की केस में कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स को ना केवल रेस्ट्रिक्ट बट अपन इनको रिमूव भी कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 300A है, वो बात करता है राइट ऑफ प्रॉपर्टी की। राइट ऑफ प्रॉपर्टी कोई जमाने में फंडामेंटल राइट हुआ करता था, पर आज के टाइम में ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन के रह गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन फंडामेंटल राइट्स को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है भैया, फिर आते हैं अपन फंडामेंटल राइट्स को क्या अपन सस्पेंड कर सकते हैं? तो जी हाँ, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? जब कभी भी मार्शल लॉ इम्पोज होता है, जब कभी भी इमरजेंसी लगती है, जब कभी भी अमेंडमेंट होएगी, इन सारी केसेस के अंदर अपन फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो है, अब एक क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन है कि भाई फंडामेंटल राइट्स जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही है या फिर प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट में भी? मतलब क्या सिर्फ गवर्नमेंट ही लोगों को एक्सप्लॉइट करती है या फिर एक आदमी दूसरे आदमी को भी एक्सप्लॉइट कर सकता है? तो इसका आंसर तो यही है भाई, एक आदमी दूसरे आदमी को भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो फंडामेंटल राइट क्या सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही है? नहीं, फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के अगेंस्ट में भी है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 जो है वो बोलता है कि एक सिटीजन दूसरे सिटीजन के साथ कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। आर्टिकल 17 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बोलता है कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करो, और अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो उसको पनिश भी किया जाएगा IPC के हिसाब से, जो कि अभी BNS है। ठीक है, आर्टिकल 30 जो है वो बात करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करने के लिए, और आर्टिकल 24 है वो चाइल्ड लेबर को पनिशेबल बनाता है। ठीक है, ये सब हो गया अपन इस देख रहे भाई फंडामेंटल जो राइट्स है वो क्या प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट में या फिर स्टेट के अगेंस्ट में। अब अपन देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स है उनकी जो एप्लीकेशन होती है वो प्रोस्पेक्टिव होती है या रेट्रोस्पेक्टिव होती है। रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव अगर आपको नहीं पता तो आप लॉ के स्टूडेंट्स नहीं हो, तो आपको ये वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये मतलब पता होना चाहिए कि रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव में क्या मतलब होता है। तो अब जो फंडामेंटल राइट्स है उनकी ओवर रूलिंग हमेशा प्रोस्पेक्टिव ही होती है। प्रोस्पेक्टिव होती है जब कभी भी कोई अमेंडमेंट होगी फंडामेंटल राइट्स के अंदर तो वो आने वाले टाइम से ही अप्लाई होंगे, फ्यूचर से ही अप्लाई होंगे, पास्ट में उनका कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। मतलब अमेंडमेंट आज हुई तो आज के बाद जब कभी भी कोई एक्ट होगा तो उस एक्ट पे ही ये अमेंडमेंट अप्लाई होगी, पुराने वाले एक्ट्स पे ही अप्लाई नहीं होगी। ठीक है भैया, अब अपन पढ़ेंगे दो प्रिंसिपल्स के बारे में। पहला है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और दूसरा है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई भी ऐसा लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बना था, ठीक है, वो आज की डेट में अगर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इनकंसिस्टेंट है तो उस पूरे एक्ट को रिमूव करने की जरूरत नहीं है, बस उस पार्ट को रिमूव कर दो जो कि इनकंसिस्टेंट है। यही डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी कहा, इसी को ही डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी बोलते हैं। सिंपल सा है, कोई भी ऐसा एक्ट, ठीक है, जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले बना हुआ था, वो आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ इनकंसिस्टेंट है, तो उस पूरे एक्ट को रिमूव मत करो, बस उस एक्ट का वो पार्ट जो कि इनकंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उसको रिमूव कर दो। बस इतनी सी बात है। एक के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में यही कहा गया था कि नो नीड टू रिमूव द होल लॉ, जस्ट रिमूव दैट पार्ट विच इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, फिर एक केस और इसके अंदर स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। इस केस के अंदर क्या हुआ था कि बॉम्बे एक्साइज एक्ट का कुछ प्रोविजंस थे जो कि इनकंसिस्टेंट थे डायरेक्टली विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो जो प्रोविजंस थे जो इनकंसिस्टेंट थे उन प्रोविजंस को रिमूव कर दिया गया और बाकी पूरा का पूरा बॉम्बे एक्साइज एक्ट वैसा का वैसा पड़ा है। ठीक है, अगला केस है किहोटो होलन वर्सेस जेचुली। इस केस के अंदर जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है मुझे नहीं आता भाई। ठीक है, इस केस के अंदर क्या बोला था कि 10th शेड्यूल जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी के कुछ प्रोविजंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इनकंसिस्टेंट थे, तो उस 10th शेड्यूल के कुछ प्रोविजंस को हटा दिया गया और बाकी का पूरा 10th शेड्यूल जैसा का वैसा वहीं का वहीं पड़ा है। ये हो गया डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी कंप्लीट। अब अपन आते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स के ऊपर। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा एक्ट जिसका एक पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इनकंसिस्टेंट अगर है तो उस पर्टिकुलर पोर्शन को
अपन डोरमेंट घोषित कर देंगे। डोरमेंट घोषित कर देने का मतलब उसको अपन बता देंगे कि भाई ये जो पार्ट है वो इनकंसिस्टेंट है और इसका कोई भी लेना देना नहीं है कॉन्स्टिट उस सॉरी उसको अपन इनकंसिस्टेंट सॉरी उसको अपन इनएक्टिव घोषित कर देंगे, भाई डोरमेंट हो चुका है। ठीक है, अब वो डोरमेंट कब तक रहेगा? वो तब तक डोरमेंट रहेगा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट नहीं हो जाती, और अमेंडमेंट होने के बाद वो जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके वजह से उस एक्ट के उस पार्ट को अपने को डोरमेंट करना पड़ गया था वो रिमूव नहीं होता। ठीक है, जैसे ही वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रिमूव हो गया, वो जो पहले अपन ने डोरमेंट किया था जिस एक्ट को, वो वापस से एक्टिव हो जाएगा, वापस से काम में आने लग जाएगा। ये हो गया डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। इसका एक केस है भिकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, जिसके अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स की बात हुई थी। फिर है कि फंडामेंटल राइट्स को क्या अपन वेव कर सकते हैं, क्या अपन इनको छोड़ सकते हैं, त्याग कर सकते हैं इनका? तो इनका त्याग नहीं कर सकते भाई, ये फंडामेंटल राइट्स ये सबको मिले, तो आप अपनी मर्जी से इसका त्याग नहीं कर सकते। ठीक है भाई, थैंक यू गाइस। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर या टेलीग्राम आईडी डाल दूंगा, जिसपे आप मैसेज कर देना। और थैंक यू। अगर बढ़िया लगी तो सब्सक्राइब करो, वरना मत करो।